नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शो बात। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं श्री नंदकिशोर अग्रवाल जी, जो कि एक मारवाड़ी समाज सेवक हैं। ना सिर्फ मारवाड़ी बल्कि दूसरे कम्युनिटी में भी ये बहुत फेमस हैं अपने काम को लेकर, चाहे वो गुजराती समुदाय हो, ओडिया समुदाय हो या पंजाबी समुदाय हो। बात करें अगर हम अग्रवाल जी की, तो इन्होंने सामाजिक कार्य में बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है, फिर चाहे वो हेल्थ सेक्टर का हो या कोई दूसरे सोशल वर्क। श्री नंदकिशोर अग्रवाल जी ने सामाजिक कार्य में बहुत ही अद्वितीय योगदान दिया है। ये विभिन्न सामाजिक कार्यों में बहुत ही रुचि से काम करते हैं और इन्होंने अपने सेवा से पूरे समाज को लाभान्वित किया है। उनका समर्पण और योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए और आज ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं। नंदकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपना कीमती समय लेकर हमारे इस शो में आए और मैं सभी दर्शकों से ये चाहता हूँ कि आप आज के एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और हर बार की तरफ से एक छोटी सी विनती है, अगर आज के एपिसोड से आपको कुछ भी अच्छा लगे और आपको लगे कि हाँ ये वीडियो बहुत लोगों तक जानी चाहिए, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करने में कंजूसी ना करें। तो फिर से आपका स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी हमारे आज दर्शक देख रहे हैं हमारे इस आज के शो को, उसमें से बहुत लोग आपको जानते हैं क्योंकि आपका चेहरा अपने आप में संबलपुर में एक ब्रांड है, क्योंकि आप हर एक समुदाय से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमको संबलपुर के सारे मंदिरों का दर्शन आपके द्वारा ही हो जाता है, क्योंकि आप स्टेटस में लगाते हैं सवेरे 4 बजे से अलग अलग मंदिरों की आरती आप अटेंड करते हैं और शाम खत्म होते होते आप सारी मंदिरों की संध्या आरती भी अटेंड करते हैं और इसी दौरान आप अपना रोजगार भी देखते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। इतना कुछ कैसे कर लेते हैं आप, जो कि आज की युवा पीढ़ी कर नहीं पाती? देखिए, ये एक अध्यात्म है और मुझे भगवान स्वरूप एक मतलब प्रेरणा मिली। मैं पिछले 38 सालों से मंदिर जाता, ब्रोक्सिल हनुमान मंदिर में जाते हुए मुझे 38 साल हो गए और प्रेरणा ऐसे है, ये कैसे मेरे में भाव आता है और मेरे यहाँ नित्य कर्म जो है, पिछले 1996 से मैं 3:45 पे उठता हूँ और स्नान करके फिर मंदिर चले जाता। बालाजी का दर्शन करने के बाद मैं अपने व्यवसाय में 5:30 बजे अपने व्यवसाय को चालू करता। तो आज के जमाने में अगर 3:45 बजे उठ रहे हैं तो सोते कितने बजे? 10 से 10:30 रात को हो जाता है। हाँ, आज अगर आप देखेंगे जो युवा पीढ़ी है ना, मैक्सिमम लोग सिर्फ मंदिर है ना रील्स बनाने के लिए जाते हैं। कोई केदारनाथ गया तो रील्स बना लिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, मतलब सबकी ऐसी मानसिकता हो गई है। तो ऐसे लोग आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो नहीं होना चाहिए। अंदर से प्रेरणा मिलनी चाहिए कि मैं मंदिर क्यों जा रहा हूँ। अपने घर में दुख है तो एक कबीरदास जी का दुआ है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। ये चरितार्थ है और ये आप भी अच्छी भली बात ही जानते हैं कि अपने दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में अपने किटी पार्टी करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। जब कोई दुख आते हैं भगवान, तो नाम भगवान का ही, तो मैं भगवान को साक्षी मानकर मेरे आगे काम करता। बहुत ही सुंदर आपने अपना दिन का शुरुआत किया और यही दिनचर्या हम सभी लोगों को भी अपनानी चाहिए कि अगर आपकी जब आंखें खुले तो आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि आज बहुत सारे लोग अपना अगला दिन देख ही नहीं रहे। आप अगर आंखें खोल रहे हैं, उठ रहे हैं, तो आपको धन्यवाद देना चाहिए भगवान को और मंदिर जाकर उनके दर्शन करने एक बहुत ही एक अच्छा एक तरीका है उनको धन्यवाद दें। चलिए हमारी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। नंदकिशोर जी, हमने सुना है कि आप बहुत युवा जब थे तब से मतलब आप समाज सेवा में जुड़ गए हैं, है ना? तो ऐसा कुछ घटना हुई थी आपके जीवन में जिससे आपको प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना है, कि क्या हुआ था जो आप इस समाज सेवा में इतनी कम आयु से आ गए? मेरा परिवार का सहयोग मुझे मिला और हम लोग 4 भाई हैं। मुझे प्रेरणा मिली, एक आध घटना मेरे सामने हुई और उस घटना को देखते हुए मैं लगा कि मुझको यहाँ पर अटेंड करके इसको चिकित्सा देनी चाहिए, इसको हॉस्पिटल तक पहुंचानी चाहिए। अच्छा। तो मैं उस समय नौकरी करता था और मैं सारे काम छोड़कर मैं साइकिल में जा रहा था। उससे मुझे प्रेरणा में इसको अस्पताल तक पहुंचाना चाहिए। मेरी वो पहली घटना थी सन 90-91 में, जो कि पानी टंकी चौक पे मुझे घटना मिली थी। वहां से मुझे प्रेरणा मिली। एक एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। और उसको कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पुलिस जो है जो छूता है उसी को पूछताछ। तो सबसे पहली घटना वो मुझे पानी टंकी के पास में मिली और उसको मैं हॉस्पिटल लेके गया और उसका ट्रीटमेंट कराया। उसके घर वालों को उस समय तो मोबाइल नहीं था, हॉस्पिटल के माध्यम से ही मैंने उसे इंक्वायरी करके उसके घर वालों को बुलाकर उनको सुपुर्द किया था। वो मेरा पहला घटना था। अग्रवाल जी, अगर हम आपके जीवन को देखें तो जितना मैंने आपके बारे में जाना है, आप
चाहे किसी भी इंसान की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे कुछ इमरजेंसी हो गई हो, चाहे किसी घर में आग लग गई हो, फिर आप दिन या रात नहीं देखते हैं, आप उसके वहाँ पर अपना सपोर्ट करने पहुँच जाते हैं, जो यथासंभव आपसे हो पाता है। तो आज के इस स्वार्थी युग में, जहाँ लोग यही देखते हैं भैया मेरा उसमें क्या फ़ायदा होगा? आज अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मेरा क्या फ़ायदा होगा? इस स्वार्थी जीवन में भी आपको कौन ऐसा है जो आपको बार-बार ऐसा प्रोत्साहन दे रहा है कि नहीं आपको जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए? ये मेरा शौक हो गया है। अच्छा। ये बहुत बड़ा शौक है मेरा कि मेरे इन हाथों से अगर किसी का भला हो जाए तो मैं उस जगह पे पहुंचकर मैं अपनी सेवा प्रदान करता अच्छा। एक बहुत ही बड़ी एक घटना घटी थी कई साल पहले, सफल फैक्ट्री में आग लग गई थी, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, सासन में है। तो उसके बारे में ज़रा हमको बताइए कि आपको इतने दूर बैठे कैसे पता चल गया और आप वहाँ पर कैसे मतलब तुरंत पहुँच गए और यथासंभव आपने उसका उद्धार किया? वो तो एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। उस समय मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था दोपहर को 12:15 बजे, और मुझे खबर मिली कि गुटखा फैक्ट्री में कुछ हादसा हो गया है, तो मुझे वहां जाना चाहिए। मेरे पास एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, 300 पब्लिक फंसी हुई है और वहां एम्बुलेंस की बहुत दरकार है। अच्छा। तो मुझे ये ज्ञात नहीं कि मैंने क्या किया, बट मेरे बेटे को मैंने छोड़ दिया। मेरे मित्र को फोन किया, मेरा मित्र विजय अग्रवाल, कि भाई ऐसा ऐसा बात है, 12:15 प्रतीक का कुछ माइनर ऑपरेशन है संजीवनी में, तू लेके जाना, और ऐसे घटना घट गई है, मैं वहां निकल रहा हूँ। उस समय मेरे बगल में संभल के रामदास पंडा जी मेरे साथ थे। उन्होंने जैसे ही सुना तो हम दोनों ने बाइक पकड़ा और उस स्थल पर पहुंचे, और रास्ते से ही हमने जितनी बुरला में एम्बुलेंस थी, संबलपुर की जितनी मतलब स्वयं से संस्थाओं की एम्बुलेंस थी, हमने फोन कर वहां बुलाया और वहां जाकर सेवा कार्य में जुट गए। हमें नहीं मालूम हम कैसे पहुंचे, मगर हम वहां जाने के बाद जितनी भी एम्बुलेंस वगैरह आई, जितने भी पीड़ित और जितने भी जले हुए इंसान थे, उनको बुरला हॉस्पिटल, राउरकेला और कहीं कहीं जहां भी चिकित्सा मिले वहां हमने उनको भिजवाया। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू हो गया है कि आपका खुद का बच्चा था जिसका ऑपरेशन होने का था, आप उसको छोड़कर समाज की सेवा में जुड़ गए। तो घर में कैसे माहौल को आपने मैनेज किया? क्योंकि एक स्वाभाविक सी बात है कि आपकी जो धर्मपत्नी होंगी, आपके माता-पिता होंगे, वो आपकी इस कदम से शायद आपसे गुस्सा हुए हों कि खुद का बेटा छोड़ के तू गाँव दुनिया का कर रहा है। कैसे मैनेज किया आपने? मैंने परिवार को एक ही चीज कहा कि मेरा बेटा एक है और वहां 300 पब्लिक है, तो मैंने एक को नहीं देखा, मैंने 300 को देखा। बट कभी ऐसा ख्याल नहीं है कि क्या अगर कुछ उल्टा कुछ हो जाता आपके बेटे के साथ? जो लिखा है वो होगा, जो नियति को मंजूर है वो होगा। तो मेरा बेटा एक असुविधा में है, लेकिन 300 की जान पे खेल रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे ऊपर से सेवा भाव मिला है। तो ये एक हमको सभी लोगों को एक सीखने की एक बहुत आपसे एक बात मिली है कि वाकई बहुत चैलेंजिंग है ये, मतलब अपना घर वाले को छोड़कर आप बाहर में अगर जाके कर रहे हो तो बहुत टफ होगा। क्या आप मेंटल प्रेशर्स वगैरह को कैसे झेलते हैं? घर वालों का सपोर्ट आपको मिला कि नहीं मिला फिर? परिवार का सपोर्ट मेरे लिए पूरा 24/7 है। अगर मैं कहीं निकलता हूं तो मुझे घर वाले पूछते नहीं तू कहां जा, उनको इतना विश्वास है कि मैं कहीं भी जा रहा हूं तो सही काम के लिए जा रहा हूं। अब एक बार रात को 12 साढ़े 12 का एक्सीडेंट होता है, मेरे पास फोन आता है, नंदू हॉस्पिटल पहुंच, ऐसा ऐसा घटना घट गया। तो मेरी धर्मपत्नी कुछ पूछती भी नहीं है, वो तुरंत मेरा शर्ट पैंट ला के मुझे देती है और ये बोलती है कि आप। अच्छा, ये पूरा होता है कि अच्छा जीवन साथी। हाँ, मैंने ये आपके बारे में काफ़ी हमने सुना है, जिन लोगों की मतलब आपने सपोर्ट की है, कि अगर कुछ भी इमरजेंसी आ गई, तो अगर आप नंदू भैया को 24 घंटे कभी भी फ़ोन करो, वो तुरंत रेडी है। वो कभी बहाना नहीं करते, क्योंकि जैसे अभी आपने खुद कहा कि अब तो ये मेरा शौक बन गया है कि मैं कैसे भी करके समाज की सेवा जितनी हो सके करूँ, तो ये चीज़ हुआ है। और बहुत सारे जो दर्शक आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा कभी ना कुछ हुआ होगा कि इमरजेंसी में आपको किसी और का दिमाग में ख्याल नहीं आया होगा कि नंदू भैया का सिर्फ ख्याल आया होगा कि उनको फोन करते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी लेटेस्ट एक घटना मेरे साथ घटी। विगत 28 तारीख को, पिछले 28 को मैं धर्मशाला में मेरे बिजनेस में कार्यरत था। विकास हॉस्पिटल से सीमा बिंदल करके एक महिला ने मुझे फोन किया जी कि नंदू भैया इमीडिएट विकास आइए, आपके भैया को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा। तो मैं उस समय क्या करूं क्या नहीं सोच नहीं सका, किंतु मैंने लाइनअप किया और अपनी युवा मंच की शक्ति शाखा की 2 सदस्यों को इमीडिएट उनके पास मुहैया कराया कि आप जाइए, वो अकेली महिला है। उसके बाद जो अपने लाइनअप करते, फिर अपने युवा मंच में 4-5 सदस्यों को फोन करके उन तक पहुंचाया कि एक बार जाओ वहां क्या लाइनअप करो। फिर 1 घंटे बाद में वहां जाके स्थिति को नियंत्रण में करके उनका साथ दिया। फिर उसके परिवार वाले भी आ गए
और फिर डॉक्टर से सलाह किया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका हार्ट काम करना बंद हो गया है और ये नहीं रहेगा। अच्छा। तो ये रिसेंटली घटना है। ओके, तो कभी जब आप ऐसे सिचुएशन में तो कभी डर नहीं लगता आपको, कुछ बेचैनी नहीं होती? बेचैनी क्या है, विधि का विधान है। जब फोन आते हैं एक बार लगता है अरे क्या हो गया, लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मैं सामने वालों को क्या हिम्मत दूंगा। पहले मैं अपने आप को कंट्रोल करके मैं लाइन अप करता हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है ना कि जब ऐसे कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन आती है ना, तो बहुत सारे लोग उनको देख के उनका खुद का बीपी डाउन हो जाता है, वो खुद बेहोश हो जाते हैं। देखिए, ये मेरी बहन के टाइम से मुझे हिम्मत मिली। बहुत साल हो गए, मैं तो छोटा ही था। बुरला में मेरी बहन का लीवर फट गया था और वहां डेथ कर गई। तो वहां का जो माहौल था, वो माहौल देख के मेरे में अपने आप में एक हिम्मत आई कि डॉक्टर्स भी तो इंसान है। जब ये हिम्मत करके इतना ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इनको डर नहीं लग रहा है, तो मुझे हिम्मत उन डॉक्टरों से मिली। अच्छा। मैंने मेरी बहन को खोया था बुर्ला हॉस्पिटल में। तो वहां से चिकित्सा में जो मैं आज जहां जिस मुकाम तक पहुंचा हूं, वो उस बुर्ला हॉस्पिटल से। अच्छा। कि जो भी हो सके मैं चिकित्सा में अग्रणी रहूंगा और किसी भी कोई सेवा होगी मैं उसको दूं। तो एक आपके बारे में हमको एक चीज और पता चला है कि जैसे अभी आपने बोला कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो बन पड़े आपसे आप वो करना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शक भी जिन्होंने हमको ये बताया कि डॉक्टरी इलाज के लिए बहुत बार उनको यहाँ पर सफिशिएंट इलाज नहीं मिल पाता संबलपुर में, तो वे लोग बाहर जाते हैं। उदाहरण के तौर पे भी एक हमारे मित्र थे जिन्होंने कहा कि उनको इलाज के लिए हैदराबाद जाना पड़ा। अब हैदराबाद एक पूरा ही अलग राज्य है, अलग शहर है, आप वहाँ किसी को जानते नहीं हो, तो बड़े दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है। वैसे में भी आपने उनकी मदद करी। मतलब हैदराबाद जैसे शहर में भी अगर आपको चिकित्सा की कुछ अगर आपको अरेंजमेंट करवाना है तो वो भी आपने करवा के दिया। तो कैसे आपने इतना एक अच्छा नेटवर्क आपका सेटल किया, एस्टेब्लिश किया, कैसे आपने सोर्स बनाया? ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। मैं अपनी बुआ जी को लेके वहां पर 1.5 महीना तक था हैदराबाद में। हैदराबाद एजीआई में डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी के अंडर में बुआ जी थे। 1.5 महीना के अंदर मैं उस हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारा, किस जगह क्या हो रहा है, किससे संपर्क बनाना है, किससे आगे के लिए, क्योंकि एशिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर की गिनती में आते हैं डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। उनको देखने के लिए मैंने अपनी 4 रात खराब करी, लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ। अच्छा। वो कब आते कब चले जाते बुआ जी को देख के, वो एक इत्तेफाक ही था। किंतु एक रात ऐसी आई कि मैंने अपने आप को बांधा और बोला कि आज तो इनका दर्शन करना ही है। और रात को 2:30 बजे वो अपनी बुआ जी को देखने आए। तब मैं उनसे मिला और उनसे एक ही प्रश्न किया कि सर, डॉक्टर तो भगवान होते हैं, हमारी बुआ जी को ठीक कर। बस उनका ऐसे हाथ फेरना था और मेरा वहां पर उनका आशीर्वाद मिलना। तो उनके पीए को उन्होंने कहा कि ये जब भी कहीं फोन करे तो इसको चिकित्सा दी जाए। अच्छा। वो टर्निंग पॉइंट था। दूसरा, मेरे मित्र का भाई का लीवर डैमेज हो गया। मैं उसके हैदराबाद गया, कम से कम भी 15 बार उस परिवार के साथ मैं हैदराबाद गया। मेरा तन और मन 24/7 समाज के लिए है। धन तो ऐसा है, जो शक्ति है वो खर्चा करते हैं, नहीं तो सामने वाला फुल बियर करते हैं। हम लोग प्लेन में भी गए, ट्रेन में भी गए, सारा वो परिवार मेरे साथ बियर किया मेरा। लेकिन ये लीवर उसकी धर्म पत्नी ने उसको डोनेट किया और बेंगलोर में मेरे मित्र का मित्र वो ऑपरेशन किया और वो लीवर ट्रांसप्लांट करके आज वो एकदम कार्यरत है और एकदम सकुशल है। अच्छा। तो मुझे प्रेरणा मिली कि मेरे अगर कुछ दिनों के साथ उनको हैदराबाद में चिकित्सा मिली और वो आज एक जीवन मिल गया, जीवन मिला, तो उससे बड़ा आशीर्वाद मिले क्या। सही बात है। लेकिन अगर नंदू जी, अगर मैं एक प्रैक्टिकल बात करूं कि सिर्फ समाज सेवा से घर का पेट नहीं भरता। जैसे आपने बोला 15 बार अपना काम छोड़कर वहां पर गए, तो कैसे मैनेज किया आपने? दिक्कत तो हुई होगी। मेरा छोटा भाई था मेरे साथ, उसका सपोर्ट मिला। उसने कहा भैया तू जा, मैं हूं। तो देखिए दर्शक, यही सुंदरता होती है परिवार की। अगर आप परिवार में एकजुट होके हैं तो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। उसके बाद यहाँ के डॉक्टर ने भी मेरा रेफर किया। अच्छा। जैसे गोविंद सोनी बोल के एक संबलपुर के व्यवसायिक हैं, जी, उनको जॉन्डिस हो गई थी। अच्छा। तो डॉक्टर पुरोहित सर का ट्रीटमेंट चल रहा था और किसी ने उसको कहा कि तू नंद किशोर से सलाह कर और हैदराबाद का ट्रीटमेंट ले, तेरे को बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने तुरंत उनके घर आए और आके उनसे सलाह मशवरा करके हैदराबाद डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी से अपॉइंटमेंट लिया। उनका पीए से बातचीत करी और उनको रिक्वेस्ट किया किसे, उन्होंने तुरंत वहां से किया, नंदू जी इमीडिएट भेजी। तो गोविंद जी गए और वो अपना ट्रीटमेंट करा के 1.5 महीना बाद आके मुझे इतना धन्यवाद दिए। मैं बोला मुझे धन्यवाद मत दे मेरे को, मैंने सिर्फ एक फोन किया था और आज वो मुझे आके जिस साहब से बताया, मैं तो खुशी से फूला नहीं समाया।
तो मेरे मिला। दो शब्द कहने से किसी की जान बच रही है तो मैं तो 24/7 इसके लिए रेडी। जी, ये एक मैंने भी इनको मिला था, क्योंकि एक बता दूँ आपको, गोविंद सोनी जो मेरे रिश्ते में मेरे चाचा जी लगते हैं, बीच में समय बहुत खराब आया था उनका, उनका शारीरिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। और ये तो चलो बोलते हैं ना कि भगवान सब सेटिंग करवा देता है, तो कहीं न कहीं भगवान आपके थ्रू उनका सेटिंग करवा दिया और आज वो बहुत सकुशल हैं। अम, आपके जीवन में इतने सारे आपने लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो कोई एक ऐसी घटना जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो, जो आपको दिल को छू गई हो, वो ज़रा शेयर कीजिए? वो घटना बताने में मुझे रोना, 9 फरवरी की घटना, जो हीराकुद कि लायंस क्लब की हीराकुद में नाव डूबी थी। हीराकुद कांड। और जैसे ही मुझे खबर लगी, मेरा पार्टी चल रहा था, मेरा व्यवसाय है कैटरिंग का, धर्मशाला में पार्टी चल रही थी, तो मुझे मालूम हुआ कि लायंस क्लब की नाव डूब गई है और बहुत से उसमें बच्चे बड़े डूबे हुए हैं, करीबन 150-200 लोग थे शायद, करीबन। करीबन 150-200 लोग थे। तो मैं और मेरा व्यवसाय नहीं देखा, मैंने तुरंत मेरी स्कूटर स्टार्ट की और उस स्थान पर पहुंच गया, जो कि मेरे युवा साथी और जितने भी मतलब स्वयंसेवी संस्थाएं सब पहुंच चुकी थी, प्रशासन पहुंच चुका था। मैं 4 दिन तक वहां रहा और मैं स्पॉट भी गया, और फोटो भी मेरे पास है, वीडियो भी मेरे पास है, जिनको कि मैंने अपने हाथों से पानी से जैसे ओडाप निकाल रही थी और अपने हाथों में उठाकर मैंने उस परिवार को सुपुर्द किया। बहुत ही दर्दनाक वो समय था, हमने भी उसमें देखा था। 3 बच्ची को मैं स्पॉट से अपनी गोदी में उठाकर उनके परिवार को ऐसे दिया। सबसे बड़ी घटना आज पूरे संबलपुर के लिए वो थी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया। तो वो तो भुलाए भूले नहीं जा सकती। उसमें मुझे प्रेस मीडिया वाले बहुत क्वेश्चन किए थे, लेकिन उनके सामने मैं आज जितना बोला नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे में सेवा घुसी हुई है कि कैसे मैं इनको बचाऊं, लेकिन बचा नहीं सके। लेकिन सबकी डेड बॉडी ला ला के उन तक मुहैया करे, पूरा मंच परिवार उसमें कार्यरत था। खाना पीना देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, कोई बुरला में अटेंड कर रहा है, कोई सौदा केंद्र में, कोई शमशान घाट में, ऐसे पूरा संबलपुर लगा हुआ था। कोई ऐसी घटना जहां पर आपने उनका सपोर्ट किया और आप जैसे बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, आपने सपोर्ट करके भूल गए और कई सालों बाद फिर आपका उसके साथ आमना सामना होता है और फिर वो अपना अनुभव शेयर करता है आपके साथ, ऐसा कुछ? कई घटना है, मैं तो क्या बोलूंगा, जैसे गोविंद सोनी का ले लीजिए, अभी मेरे मित्र हैं गोपाल जलान जी, उनकी भी कुछ घटना से फूड नली में कुछ तकलीफ आ गई थी, उनका भी वही नागेश्वर रेड्डी से मैंने लाइनअप किया। और उनकी घरवाली सीमा जलान, जो कि मेरी प्रिय भाभी है, उसने मुझे इतना धन्यवाद दिया, आज तक वो लाइनअप में और हर महीने वो ट्रीटमेंट के लिए जा रही है। अच्छा। उनका एक ही कहना, नंदू भैया आप इनको बचा लिए। मतलब मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको एक फोन के द्वारा लाइनअप किया और आप अपनी मेहनत और पैसे से इनको बचाए। तो वो अभी रिसेंटली है, अभी साल भर से वो जा रही है हर महीने, और वो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी का ट्रीटमेंट ले रही है हैदराबाद। नंदू जी, एक चीज आप में एक अनोखी जो विशेषता आपकी हमने देखी कि आप सिर्फ एक ही समुदाय के साथ नहीं रहे। जैसे आप जन्म से तो आप मारवाड़ी हैं, लेकिन आपने सिर्फ मारवाड़ी समुदाय के साथ साथ अपने उड़िया समाज के साथ भी, पंजाबी समाज हो, चाहे सिंधी समाज हो, गुजराती समाज हो, सबके साथ एक बहुत अच्छा संपर्क आपने स्थापित किया है। तो ये आपने कैसे कर लिया? मतलब बहुत लोग क्या बोलते हैं, यार पहले अपना समाज का तो देख ले, फिर दूसरे को देख लेना, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपने कैसे इतना अच्छा संपर्क बनाया? ये मेरी सेवा भाव है, मुझे लगता है कि उस परिवार में मेरी दरकार है, तो मैं उस परिवार का फोन का इंतजार नहीं करता। मैं एक बार पहुंच जाता हूँ वहां पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि मेरी वहां दरकार है तो मैं जाता हूँ, वरना खड़े रह के जो वहां गाँव वाले इकट्ठे रहते हैं उनसे पूछता भी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो बताते अरे नंदू ऐसा हो गया, इसको ऐसा करना है। मैं अभी फोन करता हूँ, तो बस वो लाइनअप चालू हो जाती है कि मेरे द्वारा, जैसे उनका संपर्क नहीं, मेरा संपर्क है किसी से, और मैं फोन करके उनको लाइनअप कर देता हूं, तो उससे मेरा जो है मान सम्मान बढ़ता है और उनका काम होता है। देखिए, समाज सेवा ना एक देखा जाए तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है। क्यों? क्योंकि जब करना चाहते हो किसी का अच्छा ना, तो लोगों को उसमें भी बहुत बुराई दिखती है, बहुत स्वार्थ लगता है। बहुत बार लोग आपको बोलेंगे यार तेरा उसमें क्या जा रहा है, मतलब कोई तेरे को बुलाया नहीं, तू उसमें क्यों चले जा रहा है। एक कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई तेरे को जब किसी ने बुलाया नहीं, तू वहां पर क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे डील करते हो? कई घटना है, अभी रिसेंटली 3-4 घटना है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। मुझे ऑब्जेक्शन हुआ कि फलाना तो किसी का नहीं आता है, तू कैसे पहुंच गया। मैं बोला फलाना नहीं करता है तो मैं ना करूं, ऐसा बात नहीं। मेरे पास फोन आया कि फलाने क्या काम है, मैंने उसे तुरंत हाँ कर दिया। और ये अभी रिसेंटली घटना है, महीना भर पहले की। उस दिन सुबह 6 बजे मैं घर से निकला था और शाम को 7 बजे मैं घर घुसा। एक अंतिम संस्कार करके मैं घर पे भी नहीं गया, बाहर ही खाना खाया, और फिर 2 बजे उनके यहाँ गया जहाँ बच्ची की घटना हुई थी। उनका फिर क्रियाक्रम करवा के अंतिम संस्कार करके नदी में स्नान करके मैं घर गया। तो मैं लोगों की बातों का केयर नहीं करता,
लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मेरे अंदर जो है, मेरी जो सेवा भावना है, वो मेरे को क्या करना मैं जानूंगा। मुझे लोगों से मतलब नहीं। मुझे कई लोग गाली भी देते, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरी यहाँ दरकार है तो मैं जाता हूं। बहुत सुंदर। ये एक अपने आप में एक अंदर से आपको शक्ति चाहिए होती है इतना सब झेलने के लिए, वरना ऐसा बहुत सारे उदाहरण देखे गए हैं जहां लोग मोटिवेट होकर आ तो जाते हैं समाज सेवा के लिए, फिर किसी एक या दो ने अगर उसको डिमोरलाइज कर दिया या उसके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो वो उसी दिन से हाथ जोड़ लेता, भैया मेरे को तो समाज सेवा नहीं करनी है। लेकिन फिर भी आप अगर ऐसे चीज़ से लड़ते लड़ते आगे बढ़ रहे हैं तो उसका हम सबके सामने रिजल्ट सामने है कि कितने लोगों की जिंदगी का आपने उद्धार किया है। तो ये तो हम ये बोल सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ का आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपके द्वारा बहुत लोगों का कल्याण हो रहा है। तो नंदू जी, आपका अपना भी व्यापार है और समाज सेवा भी कर रहे हो, दोनों को मैनेज कैसे कर पा रहे हो आप, तालमेल कैसे बैठा रहे हो? तालमेल ऐसा है, अगर इमरजेंसी है तो मैं अपने व्यवसाय में ताला लगा के चले और घर फोन करता हूँ बेटा को कि बेटा दुकान आके खोल लेना, मैं फलानी जगह, और मुझे लगता है कि 1 घंटा बाद जाने से चलेगा वहां, तो फिर मैं बेटे को बुलाता हूँ और उसके सुपुर्द करके मैं उस स्थान पे पहुंचता हूँ जहां मेरी दरकार है। तो कभी आपके बेटे आपसे नहीं नाराज होते, क्या पापा आप तो कहीं भी जाते रहते हो, हमको बैठा देते हो दुकान में, हमको नहीं बैठना है? ऐसे आज की युवा पीढ़ी बहुत करती है, तो ऐसा नहीं, ऐसा तो हमारे पिताजी संस्कार दे रखे हैं, न हम आज तक पिताजी को जवाब दिए, न मेरे 2 बेटे हैं मुझे आज तक कोई जवाब दिए। उनका एक ही कहना है, पापा इमीडिएट जाओ, मैं आ रहा हूं। अच्छा, मुझे मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है, तभी आप इतना अच्छा कर पा रहे हैं काम, वरना घर गृहस्थी वाले आदमी तो मतलब अगर बोल दे कि भुजी मुझे तो उस फंक्शन में जाना है, तो हो सकता है घर में महाभारत शुरू हो जाए। नहीं, ये चीज तो देखो मेरे परिवार में है। मैं फंक्शन में एक बार नहीं जाता हूँ, लेकिन किसी दुख में जाता हूँ। फंक्शन तो फिर आएंगे, फिर अटेंड कर लेंगे, लेकिन जिसके यहाँ दुख है उसकी सेवा करना पहले है। सही बात है। आपके जीवन में हमने बहुत सुना है कि आप एक मोटो लेके चल रहे हैं 24/7 365, क्या है ये और इसके ऊपर आप कैसे काम करें, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। 24/7 मैं किसी के दुख के लिए तैयार, कहीं भी कोई मुझे याद करे, तन और मन मेरा उनके लिए 24/7 रेडी है। मैंने जब अग्रसेन जयंती की अध्यक्षता के रूप में अपना भाषण दिया था, भाषण की स्पीच दी थी, उसमें भी लास्ट शब्द मैंने समाज के प्रति रखा था कि मेडिकल लाइन में और दुख में अगर मेरी दरकार हो तो 24/7 तन और मन आप लोगों के लिए न्योछावर है। नंदू जी, बहुत बार लोगों का ये कहना रहता है ना कि आप जो कर रहे हैं ये आप अपना भविष्य में अपनी पॉलिटिक्स बनाने के लिए कर रहे हैं, आपको नेता बनना है, आपको MP MLA बनना है। वैसे तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? हमारे पास अब बहुत सारे मैसेज आए हैं उसके लिए कि जरा पूछिएगा नंदू भैया से कि क्या उनका भविष्य में राजनीति में जाने का कुछ विचार है। ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अगर मुझे राजनीति में जाना रहता तो मैं सन 1992 में भाजपा का ऑफर मेरे पास था भुवनेश्वर ऑफिस से, जिसके कि कर्णधार सूत्रधार हमारे पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेंद्र लाड जी थे। जी। उन्होंने मुझे ब्लाइंड ऑफर दिया था कि तू क्या संबलपुर में नौकरी कर रहा है, तू भुवनेश्वर मेरे पास रह जा। तो मैंने उनको एक ही कहा था कि मैं मेरे माँ बाप को घर परिवार छोड़ के नहीं रह सकता। मैं आज भी लोगों को कहता हूं, आज भी मुझे ऑफर है कि तू MP के लिए खड़े हो जा, तू MLA के लिए खड़े हो जा, तू पार्षद के लिए खड़े हो जा। मैं बोला राजनीति में नहीं जाना, बाकी जो काम करना है हम कर रहे हैं और वही काम करके आज देख लीजिए अपना रिजल्ट सामने में है। जी। तो फिर भी क्या, अगर आपको संबलपुर से अगर मौका मिले राजनीति में आने का तो क्या विचार कर रहे हैं? मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। जो काम हम अभी कर ले रहे हैं वो राजनीति में आके नहीं कर सकते। कुछ दायरे आ जाते हैं, कुछ दायरे आ जाते हैं, प्लस जैसे BJD में गए तो भाजपा वाले नाराज, भाजपा में गए तो कांग्रेस वाले नाराज। अगर कांग्रेस का काम किए तो भाजपा वाले बोलते तो कांग्रेसिया है, भाजपा का काम किए तो BJD वाले बोले तो BJD तो भाजपा का आदमी है। अभी काम सबका करो, अपने को काम से मतलब है, अपने राजनीति से मतलब नहीं है। सही बात है। ऐसी सोच अगर हमारे सारे राजनेता की अगर हो जाए तो वाकई में देश का कल्याण हो जाए। मैं तो सबको ये बोलूंगा कि करो वही जो सबको अच्छा लगे। सही है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आया है कि बहुत बार जब समाज सेवा के लिए जब निकल पड़ते हो ना तो बहुत बार आपको अपनी जेब से भी खर्चा करना पड़ता है और बहुत बार आपको लोगों का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो आपके जो द्वारा किए गए कार्य हैं उसमें इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत जगह आपको पैसे का काम पैसे से होता है ना, तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कैसे मिलता है, कैसे हो पाते हैं? देखिए, सन 1987 से मैं नौकरी किया, पहली दरमा महीने की 200 रुपया मुझे मिली। आज सब ईश्वर की कृपा है जो मुझे इस मुकाम तक पहुंचाए हैं, और मैं जो खर्चा करता हूं मेरे पास कहां से आता है क्या आता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार तो कर दो, क्या है मेरा थोड़ी है, कौन सा मैं ऊपर लेके जाऊंगा, जहां से कमाया वही खर्चा कर रहा हूं। और ये कि 1,00,000-2,00,000 खर्चा कर रहा हूं, 10, 20, 50, 100, 200, 500 आज मेरे पास है तो मैं कर रहा हूं।
जब नहीं था तो भी करता था, जितना था उतना समय था। आज हमारे पिताश्री ने हमें पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो उनका कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जी, तो नंदू जी, आपके अनुभव से आप हमें ये बताइए कि आज का जो वर्तमान जो समाज है, आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बुराइयां हैं समाज में जिसको कि जल्द से जल्द खत्म करना बहुत जरूरी है, जिससे समाज कल्याण हो सके? एक दूसरे का पैर खींचना। हाँ, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर अपने अपने आप पे काबू कर ले और अपने मन से अगर काम करें तो आज अपना समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। अयोध्या की घटना अपने सामने में, हमारे सामने इससे बड़ा उदाहरण आपके सामने और कुछ नहीं हो सकता। हम्म। अपने हिंदुओं के हिंदू का गला काट रहे हैं। आज मुस्लिम समाज में देख लीजिए, एकता कायम है। मस्जिदों में मीटिंग होती है, अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग, अगर नंदू जी को वोट देना है तो 100 वोट नंदू जी को मिलेगा। हिंदू अगर 100 हैं तो 40 वोट मिलेगा, 60 वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है। एकता नहीं, ये तो इतिहास गवाह है इस चीज का। तो आज अपने हिंदू ये नहीं समझ सक रहे हैं कि भविष्य अपना क्या होगा। इतिहास अपने पढ़े हैं, इतिहास पढ़ कि के भी मुगल गलती अपने करते भाई के नहीं है, लेकिन अपने जो नेता लोग हैं ये पार्टी बना के मुस्लिम वोट से जीत रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, अगर अपना ये हाल रहा तो सन 1857 का युद्ध और ये सब जो मुगल साम्राज्य, ये सब बहुत जल्दी आने वाला है। आज अपने वोट देने नहीं गए। कल ही मैं न्यूज देख रहा था, 3.5 करोड़ हिंदू वोट देने नहीं गए सारे भारतवर्ष में, कुछ ऐसी संख्या आई थी। 3.5 करोड़, मतलब अगर वो वोट देने चले जाते तो क्या मालूम 400 क्या 500 पार हो जाते। हो सकता था। तो अपनी कमजोरी अपने खुद हिंदू है। इसके अलावा और आप क्या देख रहे हैं बुराइयां समाज में? मैं समाज को एक ही बोलूंगा कि सब भाईचारा बना के रहें, और जिसको भी समय है समाज के लिए एकजुट हो। अदर समाज में भी अपनी दरकार पड़े, अगर कहीं से खबर आए और कोई बुलाए तो उसका हेल्प करना चाहिए। अगर धन नहीं है तो तन और मन से अपना हेल्प करना चाहिए। देखिए, जैसे आपका तो काफी बहुत टाइट शेड्यूल दिख रहा है हमको। सवेरे से आप उठ के मतलब मंदिर दर्शन, फिर अपना व्यापार, फिर समाज सेवा इतना कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाई चांस अगर आपको कुछ अगर खाली समय मिल जाए तो उस खाली समय आप क्या करना पसंद करते हैं? परिवार के साथ, अपनी मौसी लोग के यहाँ, अपने परिवार के यार दोस्तों के यहाँ बैठ के टाइम पास करते हैं, और देखते हैं कहीं पर कुछ हो रहा है क्या, उस स्थान पे जाते हैं। कहीं मंदिर बन रहा है वहां जाके बैठ जाते हैं। जैसे अपना जीन माता का मंदिर बन रहा है अभी, हम उस परिवार से रिलेटेड है, तो वहां बैठना ही अपने आप में एक सेवा है। वहां बैठते थे, जो जोधपुर के कारीगर लोग काम कर रहे हैं, वहां लगता है हाँ भाई एक व्यक्ति आके देख रहा है अपने काम को, तो उनको भी उत्साह बढ़ता है। नंदू जी, आप जो आज हैं वो बहुत, हमारा जो समाज है वो आपको आज देख तो रहा है, आप हर एक काम में आगे से आगे हैं, लेकिन कुछ एक आपका जो पर्सनल लाइफ है, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, या आपका जो बचपन था, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आपका बचपन कैसा था, कहाँ गुजरा, कितनी आपने पढ़ाई की हुई है, जरा शॉर्टकट में जरा बताइए। मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैट्रिक की परीक्षा देने के जस्ट बाद में नौकरी में लग गया, क्योंकि पारिवारिक हमारा थोड़ा सा कमजोरी था। पिताजी एक कमाने वाले थे और हम लोग 6 भाई बहन हैं, खाने वाले हम थे, तो मुझे लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए, और पिताजी ने मुझे नौकरी पे लगा, और नौकरी पे रहते हुए मैंने ग्रेजुएशन पास किया। उसके बाद अपने व्यापार को संभाला। उस समय केटरिंग तो थी नहीं, धर्मशाला में शादियां होती थी, तो समाज के हिसाब से, युवा मंच के हिसाब से सेवा करते थे। वो सेवा भाव से सेवा करने का मौका मिला। नंदू जी, आप जो आज यहाँ पर हैं, इसमें मारवाड़ी युवा मंच का क्या योगदान? देखिए, मारवाड़ी युवा मंच तो एक स्वयंसेवी संस्था है। आपदा विपदा में 24/7 पूरा मारवाड़ी युवा मंच खड़े रहे। उसमें तन मन धन तीनों मंच की तरफ से लगता है, और पूरा मंच परिवार उस सेवा कार्य में भिड़ जाता है, चाहे जिसका जितना बड़ा काम हो, कुछ भी हो। अगर कोई बाढ़ आती है संबलपुर में, कहीं आग लगती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो लोग स्वतः पहुंच जाते हैं। और रक्तदान सेवा कार्य अपना युवा मंच का हमेशा चल रहा है। किसी भी युवा को कहीं रक्त की दरकार हो तो युवा किसी को फोन करते, तो रक्त केंद्र में जाकर अपना रक्त देकर उसकी जान बचाता है। रक्तदान में तो अपने, आप सभी को भी पता भी होगा, हमारे संबलपुर के जो युवा आशीष तुलसियान हैं, उनका जो कार्य है वो मतलब अद्वितीय है, ऐतिहासिक है। उनको अभी ब्लड बैंक संबलपुर वालों ने सम्मानित किया, क्योंकि उनके द्वारा 5000 बोतल का रक्त संग्रह करके उन्होंने ब्लड बैंक को दिया। इसलिए आशीष तुलसियान जी को रक्त भंडार संबलपुर ने उनको सम्मानित किया 14 तारीख को। जी, ये हमने पढ़ा था। एक चीज बताइए नंदू जी, आज की जो युवा पीढ़ी है, अगर हम बात करें, हमारे मंच का ही हम उदाहरण लेते हैं, मारवाड़ी युवा मंच, जहाँ पर जो नई नई युवाएं जो हैं वो जुड़ तो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक दिखावटी के लिए जुड़ रहे हैं कि नहीं भैया हम भी उसके मंच के सदस्य हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम करने की बात आती है तो
उतनी उनकी प्रेजेंस नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। अभी हमने मेडिकल इक्विपमेंट सेंटर मंच के द्वारा चल रहा है अपना, उसमें सिद्धार्थ अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल उदाहरण है। 24 घंटा अपनी सेवा दे रहे हैं वो लोग। उनका नंबर लिखा हुआ है, किसी को भी ऑक्सीजन मशीन, वॉकर, मेडिकल बेड, स्ट्रेचर कुछ भी दरकार हो फोन करते हैं, उनका नाम लिख के उनको मुहैया कराते हैं। जिस किसी युवा को कभी 24x7 फोन कीजिए आप, वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार है, या फिर हम सीनियर रोड से सलाह करके हो जाते हैं। अपने समाज में युवा मंच में सेवा तो कूट कूट के भरी है, इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं। नंदू जी, अब एक हॉट क्वेश्चन लेना चाहूंगा मैं, बहुत ही गर्म मुद्दा है ये, कि समाज सेवा करते 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 क्या होता है ना कि लोगों में थोड़ा कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, और फिर वे लोग जो मेन आपका मंच है उससे अलग होकर अपना एक अलग मंच बनाते हैं, अपना एक अलग ग्रुप बनाते हैं और फिर काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे भी आंख के सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ रखे हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही है? उनका तर्क ये होता है कि भैया जितनी हम अपनी शाखाएं फैलाएंगे उतना अच्छा और काम करेंगे। बट क्या आपके इसके ऊपर क्या विचार है? मैं इस बात से सहमत नहीं। ये अपने आप में एक ईगो है। मैं समाज सेवक के रूप में अपनी, आज मेरी उम्र 53 साल है। लगते नहीं हो आप। मुझे कई संस्थाओं से फोन आता है कि तू मेंबर बन जा, मेंबर बन जा, मेंबर बन जा। मगर लिखित में मैं सभी को एक ही चीज बोलता हूं कि मैं युवा मंच का मेंबर था, हूं और रहूंगा। काम कोई भी फोन करे, आप लोग के हमेशा तैयार हो। तो कहने का उद्देश्य, आप जो कह रहे, आज अपनी मारवाड़ी संस्था इतनी जो फैली है, सिर्फ आपका क्वेश्चन ही उसको चरितार्थ कर, और इससे मैं सहमत हूं। लेकिन वो एक ही मेंबर 4 संस्था में है। लेकिन नंद किशोर अग्रवाल ओनली मारवाड़ी युवा मंच, आप कोई भी संस्था 14-15 संस्थाएं संबलपुर में देख लीजिए, और एक दूसरे समाज के व्यक्ति को देखिए, वो युद्ध प्रादेशिक सम्मेलन में है, वही युवा मंच में है, वही अग्रवाल सम्मेलन में है, और वही दूसरी संस्था में है। क्या होगा? व्यक्ति एक, संस्था में 4 में है, काम तो एक ही करेगा वो। काम तो एक ही करेगा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अपने को सेवा करनी है, अपने बिना कुछ के भी सेवा कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता ऐसा कि जितनी भी जो संस्थाएं हैं, जैसे अलग अलग हुए थे, वैसे अगर आपस में अगर एकजुट हो जाएं तो हम कोई भी कार्य करें तो बहुत भव्य रूप से कर सकते हैं, बहुत वो अच्छे हो से नहीं कर सकते सकता। हैं। अब वो हो नहीं सकता, क्योंकि शहर इतना बड़ा हो गया, हर एरिया में अपनी सेवा संस्था है। पहले एक मंच पूरा संबलपुर दिखता था, एक उत्कल प्रादेशिक सम्मेलन पूरा संबलपुर दिखता था। आज हर एरिया में अपने सामाजिक लोग बट गए हैं, और वो सेवा संस्था वहां की हो कि वो उस एरिया को देख रही है, एक एरिया को एक देख रही है, तो पार्ट पार्ट होके अपनी एरिया को संभाल रही है। अगर कोई बड़ी आपदा विपदा आती है तो पूरा समाज और पूरा संस्था सबके साथ। ये नहीं है कि वहां घटना घट गई तो हम क्यों जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे वो कोई भी कास्ट में घटना घटे, पूरे संबलपुर में आए, संबलपुर के आसपास आए। आज महानदी में बाढ़ आती है तो क्या मारवाड़ी सेवा करते हैं? सारा समाज, पूरा समाज सेवा करता है। क्या बूढ़ा राजा वाले सेवा नहीं करेंगे कि वो बूढ़ा राजा ग्रुप है? क्या खितरातपुर युवा मंच है? नहीं, प्रशासन बुलाता है युवा मंच को सबसे पहले। संबलपुर में 400 संस्थाएं होंगी, सबसे पहले प्रशासन का फोन मारवाड़ी युवा मंच को आता है। क्यों? क्योंकि अपने तन मन धन तीनों देते हैं। नंदू जी, जब आप कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे में ना बहुत बार कभी कभी लोगों से आपको धमकी भी मिलती है कि इसका काम करने की जरूरत नहीं है, वरना देख लेंगे। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि कुछ आप किसी का कुछ करने गए हो और आपको ऐसे धमकी वगैरह कुछ मिली हो? कभी तो ऐसा हुआ नहीं, मगर काम करते हुए 2-4 जनों ने जो ऑब्जेक्शन किया, मैंने उसको जवाब, मुझे खराब लगा कि मैं उस परिवार का काम कर रहा हूं और उस परिवार वालों ने मुझ पर मतलब अंगुली उठाई, क्योंकि मुझे जो बुलाया है मैं उसके कहने पे गया, मैं उस परिवार के कहने पे नहीं गया। तो ऐसा होता है। लेकिन मैंने अपना सेवा कार्य देखा है, मैंने उनकी भावनाओं को नहीं देखा। मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, चाहे मुझे कोई अच्छा समझे, गाली भी मिलती है, मिली भी है, मैंने उसको सहा है। नाम तो नहीं बोलूंगा, मगर मेरे अंदर तो है। मतलब जितना सहन करते हो उतनी आप और मजबूत होते हैं। हाँ, मुझे एक तो मिलता है, हिम्मत मिलती है कि आज जिस घर का मैं काम कर रहा हूं वहां से मुझे नेगेटिव सब सुनने को मिले, लेकिन आप मुझे बुलाएं सेवा के लिए तो मैं आपको देख के आऊं, मैं उस परिवार को देख के नहीं आया। दोस्तों, नंदू जी से बात करते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इनकी जो जीवन शैली है, ये आप एक फूल की तरह समझिए। अगर एक गुलाब का फूल है ना, तो जहां भी रहेगा वो सुगंध ही देगा। फिर चाहे आप उसे अगर मंदिर में रखो या किसी नाले के साइड रखो, वो अपना चरित्र नहीं बदलता। तो कहीं ना कहीं कुछ आपका भी जीवन उसी तरीके से है कि आपकी जो सेवा भावना है, फिर चाहे वो कहीं पर भी हो, आप उस चीज को कर रहे हैं।
बहुत ही सुंदर आपका जीवन शैली है नंदू जी। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखकर अपने जीवन में अगर इम्प्लीमेंट करें, तो उनका जीवन बहुत हद तक सुधर सकता है। ऐसे तो अपने पास समय की थोड़ी कमी है, वरना हम और ज़्यादा लंबी चर्चा कर दें। बट जाते-जाते जो हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि युवा पीढ़ी को देश का भविष्य कहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो क्या छोटा आदमी क्या संदेश दूंगा, बस मेरे तो एक ही है, अगर समाज के लिए, शहर के लिए अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर कुछ सेवा भाव में दे और एकजुट होने का अगर कोशिश करे, तेरी मेरी न करे, किसी की टांग न खींचे और समाज सेवा में जुड़े, कहीं किसी के सुख में जाओ नहीं जाओ, दुख में जरूर उसके घर जाना चाहिए। मैं तो ये संदेश। तो दोस्तों ये थे हमारे सबके अपने नंदू जी, नंदकिशोर अग्रवाल जी। हम पूरी बातचीत टीम की तरफ से आपका फिर से सर धन्यवाद देते हैं कि इतना कीमती समय, जैसे आपको भी पता चल गया होगा कि कितने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, फिर भी उसमें से इतना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए लेकर आए हैं। सर आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इनके जीवन शैली से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करने में थोड़ी सी कंजूसी ना कीजिएगा और जरूर से कीजिएगा। अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें कौन गेस्ट होगा, आप हमें नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारी पूरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि अगला गेस्ट हमारे एपिसोड में वही हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।